ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रसाल सिंह किरोड़ीमल कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम आधुनिक कविता 2 प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी आलोचना में कुंवर नारायण का मूल्यांकन विषय पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप कुंवर नारायण की कविताओं की बनावट को जान सकेंगे। कुंवर नारायण की कविता में भाव, बोध और विचार से अवगत हो सकेंगे। कुंवर नारायण के विभिन्न काव्य संग्रहों और महत्वपूर्ण आलोचकों की टिप्पणियों को जान सकेंगे। कुंवर नारायण हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं। कुंवर नारायण की कविता विवाद की कविता नहीं, बल्कि सभ्यता में उठने वाले विवादों, आग्रहों और दृष्टियों की टकराहटों पर एक ऐसे सूक्ष्म नज़रिए की कविता है जिससे असहमत होने की ज़्यादा गुंजाइश न तो पाठक के पास है और न आलोचक के पास। यही कुंवर नारायण की सबसे बड़ी ताकत है। कुंवर नारायण का रचना कर्म चक्रव्यूह सन 1956 ईस्वी से लेकर आज तक फैला हुआ है। उनके मूल्यांकनकर्ताओं में न केवल आलोचक शामिल हैं, बल्कि कवि, उपन्यासकार, संस्कृतिकर्मी और देशी विदेशी विचारक तक शामिल हैं। उनका मूल्यांकन मुक्तिबोध से लेकर मंगलेश डबराल तक, नंद दुलारे वाजपेयी से लेकर सुधीश पचौरी तक, बालकृष्ण राव से लेकर मरियोला उफ्रेदी, हरीश त्रिवेदी एवं दुष्यंत कुमार से लेकर अशोक वाजपेयी तक ने किया है। इस तरह कुंवर नारायण का न केवल रचना कर्म 6 दशकों में फैला हुआ है, बल्कि उन पर की गई आलोचना भी 6 दशकों में फैली हुई है। कुंवर नारायण की प्रारंभिक कविताओं को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है। कुछ आलोचकों ने चक्रव्यूह को दुरूह और जटिल मन स्थितियों का संग्रह कहते हुए इसके सौंदर्य बोध को भटका हुआ सौंदर्य बोध माना, लेकिन कुंवर नारायण की कविता धीरे धीरे विराट भाव बोध से लैस होती हुई हिंदी क्षेत्र में स्थायी रूप से फैल गई। चक्रव्यूह की 70 कविताओं को पढ़ते हुए जगदीश गुप्त टिप्पणी करते हैं, सारी कविताओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि जीवन के प्रति कवि का उदासीनता अथवा क्रूरता का भाव है। लगता ऐसा ही है कि जैसे गहरे में बैठकर उसने जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जीने का यत्न किया है और तमाम उलझनों और विषमताओं के बावजूद वह उसे प्यार भी करता है। इस तरह कुंवर नारायण का पहला काव्य संग्रह जीवन से पलायन की कविता न होकर जीवन संग्राम और चक्रव्यूह में गहरे धंसकर जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला घोषित हुआ। आलोचक नेमीचंद्र जैन ने कवि की कुछ निजी सीमाओं के बावजूद यह माना कि चक्रव्यूह के कवि को जीवन के सतही सत्यों से मोह न होकर स्पष्ट ही गहराइयों की खोज से है और इसलिए इन कविताओं में एक प्रकार की गंभीरता और भारीपन है। साधारणतः प्रथम संग्रह में पाई जाने वाली यौवन के प्रथम ज्वार की भावुकता नहीं। इस तरह आरंभ में ही कुंवर नारायण गंभीर भावबोध के कवि घोषित हो गए। दरअसल कुंवर नारायण को आलोचकों ने कई दृष्टियों से देखा परखा है। उनमें से एक महत्वपूर्ण दृष्टि मार्क्सवादी आलोचना की दृष्टि है। मार्क्सवादी आलोचना की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कविता को सामाजिक संघर्ष के एक औजार के रूप में देखती है। कुंवर नारायण ने हालांकि किसी भी राजनीतिक धारा के कवि होने से खुद को अलग ही रखा है, परंतु अपनी कविताओं में संघर्ष की चेतना के कारण वे मार्क्सवादी आलोचकों और कवियों में बेहद लोकप्रिय रहे। सन 1961 में प्रकाशित परिवेश हम तुम काव्य संग्रह से कुंवर नारायण की कविता के क्षेत्र में स्वीकृति बढ़ी। मुक्तिबोध ने कहा, मुझे व्यक्तितः इस बात की बहुत खुशी है कि लेखक लाखों दिलों से चौकन्ना है। यहाँ चौकन्ना शब्द कवि की सामाजिक जागरूकता का परिचय दे रहा है। साथ ही साथ मुक्तिबोध ने यहाँ यह भी कहा, संक्षेप में हमें कवि के अंतरलोक में गहरी दिलचस्पी है, उससे हमारी ही आत्मा के गहरे संबंध सूत्र जुड़े हुए हैं। कवि कुंवर नारायण अपने अकेलेपन में भी अकेला नहीं, मतलब कुंवर नारायण की कविता में उपस्थित व्यक्ति में भी निहित समाज धर्मिता को मार्क्सवादी आलोचना ने पहचाना।
किसी ने एक भेंट वार्ता में कुंवर नारायण से पूछा, कविता में चिंतन और वैचारिक आग्रह की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कुंवर नारायण का जवाब था, लगभग वही भूमिका जो उनकी हमारे जीवन में होनी चाहिए, यानी जीवन के प्रति बेहतर समझ, संवेदनशीलता और न्यायबोध। इस तरह जीवन और विचार की अद्वितीय समझ का आग्रह ही कुंवर नारायण की कविता का मूल्य है। वैसे कुंवर नारायण का देश काल कई वैचारिक आंदोलनों का काल रहा है, और यह भी सच है कि घोषित रूप से कुंवर नारायण राजनीतिक प्रतिबद्धता के कवि नहीं हैं, लेकिन उनकी पूरी रचना भूमि पर गौर करें तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। वह चाहे आपातकाल का दौर हो, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने का दौर हो, या कोई अन्य घटना हो, उनकी कविता चुप नहीं रहती। कोई दूसरा नहीं इन दिनों और वाजश्रवा के बहाने संकलन की कविताएं इस दृष्टिकोण से विशेष उल्लेखनीय हैं। कांधे धरी है पाल की, है किस कन्हैया लाल की कविता को कोई दूसरा नहीं संग्रह का प्रतिनिधि भाव कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें साधारण जनता के शोषण और उसे गुमराह करने वाली ताकतों का काफ़ी तार्किक भाव से पर्दाफाश किया गया है। इसी तरह उनकी एक कविता है सम्मे दीन की लड़ाई, जिसमें कवि लिखता है, खबर है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिल्कुल अकेला लड़ रहा है एक युद्ध, कुराहा गांव का खपती सम्मे दीन। एक छोटे से चक्रव्यूह में घिरा है वह, और एक महाभारत में प्रतिक्षण लोहू लुहान हो रहा है सम्मे दीन। इन पंक्तियों के मार्फत हम देख सकते हैं कि संघर्ष को कवि केवल मिथकीय रूप में या महाआख्यान या विराट दर्शन के रूप में ही देखने का आदी नहीं है। वह बेहद मामूली लगने वाली चीज़ों को महाआख्यान की तरह उठाता है। दुनिया जैसी है उसे बदलने की कवि इच्छा इस बोध की पृष्ठभूमि में अनवरत काम करती रहती है। यह कविता जहाँ खत्म होती है, यह लड़ाई लड़ रहा है किसी गांव का कोई खपती सम्मे दीन, वहाँ यह कविता आम आदमी की जीवनी शक्ति में भरोसे की कविता सिद्ध होती है। सामान्य आदमी का संघर्ष भी महाभारत है, जिसकी नोटिस लेना आजकल मीडिया ने भी छोड़ दिया है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है, कोई दूसरा नहीं, मैं भाषा को लेकर मैं अत्यधिक सावधान रहते हुए भी बहुत सहज और सामान्य रहा हूँ। समाज और व्यक्ति को एक दूसरे का पूरक माना है, द्वैत मूलक या वैकल्पिक नहीं। यहाँ व्यक्ति का संघर्ष और दुख समाज का संघर्ष और दुख है। इस विचार को और मजबूत ढंग से रखने के लिए ही कुंवर नारायण ने कई मिथकीय पात्रों और स्थितियों को कविता की भूमि बना दिया। हिंदी जगत में कुंवर नारायण की एक बड़ी पहचान मिथकों के एक ऐसे चुनौतीपूर्ण परंतु सृजनशील प्रयोगकर्ता के रूप में है, जिसने हिंदी कविता की धुरी को भी मजबूत किया है। सन 2008 में कुंवर नारायण की प्रबंधात्मक कृति वाजश्रवा के बहाने आई, जिसे आत्मजयी की आत्मा का विस्तार माना गया। यह 2 खंडों में विभाजित है, नचिकेता की वापसी और वाजश्रवा के बहाने। इस संग्रह पर बात करने से पहले मंगलेश डबराल की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना जरूरी होगा। ये कवि कुंवर नारायण के समूचे रचना कर्म पर एक संपूर्ण टिप्पणी की तरह हैं, जो मूल रूप से उनके मिथकीय प्रयोगों पर लागू होती हैं। वे लिखते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में वैयक्तिक को ही राजनीतिक मानने की धारणा खासी प्रचलित रही है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, लेकिन कुंवर नारायण की कविता के संदर्भ में इसे कुछ बदलकर इस तरह कहना चाहिए कि नैतिक ही राजनीतिक है, यानी एथिकल इज पॉलिटिकल। मंगलेश डबराल के इस कथन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुंवर नारायण के यहाँ मिथक में निजता है, एक व्यक्ति का व्यक्ति प्लस तत्व है। उसमें सबको छाड़कर केवल अपने दुख की बात, मुक्ति या कल्याण को प्राथमिकता नहीं है, बल्कि सबके कल्याण का तत्व है। राजनीति हो या समाज, दोनों में समूह के कल्याण पर ही व्यक्ति का कल्याण टिका हुआ है।
उनके द्वारा किए जाने वाले मिथकीय प्रयोगों के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कुंवर नारायण ने कहा था, यह सोचना ठीक नहीं कि मिथक पुराने जमाने के किस्से कहानी भर हैं। उनके आदि रूपों में और आज के रूपों में दिलचस्प समानता है। इस समानता की जड़ें मनुष्य के उन बुनियादी भयों, आशाओं, निराशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं आदि में हैं जो आज भी ज़्यादा नहीं बदले हैं। मनुष्य केवल यथार्थ जीवी नहीं, स्वप्न दृष्टा भी है। जीवित रहने के लिए उसे ऐसे सपनों और आदर्शों का बल भी चाहिए जो उसे एक उद्देश्य दे और निराशा से उसे बचाए। उनके यहाँ मिथक केवल इतिहास, पुराण या दर्शन चिंतन का मामला न होकर विगत, वर्तमान और आगत के बीच विस्तृत एक स्थायी लोक है, जिससे गुजर कर ही मायने मिलते हैं। वे इसके सहारे सत्ता और संपदा की लोलुपता पर प्रश्न खड़े करते हैं, मृत्यु बोध के सहारे मनुष्य के जीवन को झकझोरते हैं, करुणा और वास्तविक अनुभूति का उद्रेक करते हैं, झूठ, चमत्कार, प्रदर्शन, बाजार, पूंजी और दंभ से भरे आज के मानव जीवन को मिथकीय अनुभूति में गलाकर अर्थ भरना कुंवर नारायण की कविताओं का अपना धर्म रहा है। नचिकेता और वाजश्रवा युग्म नहीं, दो पहिए हैं जीवन के। इसी तरह चक्रव्यूह और अभिमन्यु वास्तविक अनुभूति के प्रतिबिंब हैं। पहला पिता के कर्मकांड और विश्वजीत होने के सपने से असहमत है, आत्म मुक्ति और मानव मुक्ति के लिए बेचैन है, तो दूसरा महाभारत के चक्रव्यूह में फंसा चीख चीख कर कह रहा है कि उसके जन्म से भी पहले यह युद्ध उसके लिए नियत कर दिया गया था। मानवीय विवेक चेतना के दोनों ही प्रतिनिधि हैं, नचिकेता भी और अभिमन्यु भी। वाजश्रवा और चक्रव्यूह उनके प्रतिपक्ष हैं। इनके हवाले से ही कुंवर नारायण बेतरतीब आधुनिक जीवन शैली, राजनीति और समाज के सामने कुछ वैचारिक चुनौतियां उपस्थित करते हैं, जिनकी मार्क्सवादी आलोचना ने प्रशंसा की है। फिर भी मार्क्सवादी विचारधारा से नहीं जुड़े होने के कारण अधिकतर मार्क्सवादी आलोचकों ने कुंवर नारायण की कविता पर बहुत अधिक विचार नहीं किया है। इसी तरह कुंवर नारायण की कविता को लेकर एक आधुनिकतावादी आलोचना दृष्टि भी है। कुंवर नारायण पर सबसे ज़्यादा गैर मार्क्सवादी आलोचकों ने ही लिखा है। कुंवर नारायण ने जब काव्य लेखन शुरू किया तभी दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक मूड, कार्निश पर, सवेरे सवेरे आदि कविताएं प्रकृति के पर्सोनिफिकेशन के ऐसे ताजे, सहज और घरेलू चित्र हैं जिनका निर्माण कुंवर नारायण जैसे संवेदनशील कवि के लिए ही संभव है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, अर्थात प्राकृतिक हलचलों की एक ऐसी आत्मानुभूति जिसे हम वैसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे एक आदमी से बोलते बतियाते उस आदमी को हम जान जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि कुंवर नारायण हिंदी आलोचना में एक कवि के रूप में गंभीरता के साथ बहुत जल्दी ही नोटिस किए जाने लगे। देवी शंकर अवस्थी ने लिखा, इस संग्रह को पढ़ जाने के बाद पहला प्रभाव मन पर यही पड़ता है कि चक्रव्यूह की बेहद तनावपूर्ण स्थिति को कवि पार कर चुका है। भटके हुए सौंदर्य बोध का ज्वार उतर चुका है और कवि अधिक सहज रूप धरकर प्यार, प्रकृति और परिवेश को देख रहा है। दरअसल प्यार, प्रकृति और परिवेश को कुंवर नारायण ने जिस तरह से दर्ज किया है उसमें अंतर्निहित सामाजिकता ने कविताओं को विशिष्ट पहचान दी है। उदाहरण के रूप में उनकी कविताओं में प्यार, प्रकृति और परिवेश को क्रमशः देखें। जैसे प्यार शब्द को वे अपनी कविता जख्म में अद्वितीय ढंग से रख देते हैं और पूरी कविता एक रोशनी में तब्दील हो जाती है। वे लिखते हैं, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। जख्म शब्द का प्यार शब्द से यह नाता हिंदी में कुंवर नारायण के अलावा कहीं नहीं है, या फिर वह उर्दू गज़लों की परंपरा में है। शब्दों के भीतर इस तरह का अर्थांतरण
अर्थ का अंतर बदल जाता है, चाहे शब्द कोई भी हो। कवि की प्रेम दृष्टि का परिणाम है। इसी तरह प्रकृति पर उनकी एक कविता है जिसका एक अंश है कि वह एक छंद है जिसके अंदर मेरी एक अटपटी इच्छा बंद है। इस कविता का शीर्षक है नदी बूढ़ी नहीं होती, और कवि नदी के बहाने पूरी प्रकृति को छंद के रूपक में बदल देता है जिसमें जीवन का राग है। राग को कवि अटपटा कहकर ममता और वात्सल्य का रस भरता है। यह अटपटापन बच्चे की वह तोतली जुबान है जिस पर माँ न्योछावर रहती है। यह बिना किसी बड़े दावे के प्रकृति से संबंधों की प्रगाढ़ता की कविता है। अतः कुंवर नारायण प्रकृति प्रेम के भी बड़े कवि हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही अवस्थाओं को साथ लिए चलती हैं। इस तरह प्रकृति संबंधी कवियों और उनकी कविताओं की श्रृंखला में कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की परंपरा के कवि हैं। रही बात परिवेश की, तो उनकी एक कविता है कागज कलम और स्याही, जिसमें वे लिखते हैं, सोचा कल को लिखूं इतिहास की तरह, आज को लिखूं साहित्य की तरह, अंत को लिखूं धर्म ग्रंथ की तरह। परिवेश की रचना में उद्धत भाव और विचार दोनों की यह चरम प्रस्तावना है। लिखने का बोध बहुत बड़ा है, सार्थकता की बेचैनी है और सार्थकता प्रासंगिकता से ही संभव है। कुंवर नारायण प्यार, प्रकृति और परिवेश का ऐसा वृत्त बनाते हैं जिसमें से किसी एक को अलग करके नहीं समझा जा सकता। उनकी कविता संश्लेषण की कविता है, विश्लेषण की नहीं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि परिवेश हम तुम के बाद के वर्षों में कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हिंदी जगत में एक अनिवार्यता के साथ पढ़ा जाने लगा। जैसे जैसे उनकी कविताओं में विचार और संवेदना के मार्मिक और सूक्ष्म प्रसंग, कथा, मिथक, इतिहास, पुराण, आधुनिकता और समकालीन संक्रमण के भावों को समेटते हुए आते चले गए, उनके ऊपर काव्य आलोचना भी उसी अनुपात में लिखी गई। कविता की लय को पकड़ते हुए उस संवेदना तंत्र के जरा से प्यार में डूबे हुए 88 वर्षीय कुंवर नारायण का लेखन आज भी जारी है, जो हिंदी आलोचना को कसौटी के नए मानदंड तैयार करने के लिए बाध्य करता रहा है। बाध्य इसलिए कि उन्होंने अपनी रचनात्मकता के लगभग आरंभिक दौर में ही यह साबित कर दिया था कि उनकी कविता का डिक्शन अर्थात शैली अलग है और उस तक पहुंचने के लिए आलोचना को नए मानदंड अपनाने होंगे। कुंवर नारायण हिंदी में केवल कविता और अनुभूति ही लेकर नहीं आए थे, विचार तत्व, मुद्दे और मनुष्य जीवन की चरम उपस्थिति को सही जगह विन्यस्त करने के लक्ष्य के साथ वे आए थे। चरम उपस्थिति मतलब जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पा लेना, अर्थात मुक्ति और उसकी सार्थकता सबके साथ मुक्त होने में है। यह कुंवर नारायण का अपना समाज दर्शन है, जिसे भारतीय परंपरा से ही निचोड़कर कवि पुनः सृजित करता है। इसलिए कहा गया कि उनकी कविता आलोचना के मानदंड बदलने की मांग करती है। इटली के वेनिस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मरियोला ओफ्रेदी ने एक लेख लिखा, मैन एंड सोसाइटी इन कंटेम्परेरी हिंदी पोइट्री। उसमें कुंवर नारायण के आत्मजयी से लेकर आमने सामने तक की कविताओं की विवेचना है। उन्होंने एक और लिखा, मुखर राजनीतिक प्रतिबद्धता या व्यक्तिवादी विद्रोह आत्मजयी में अनुपस्थित है। अगर कोई अंतर्निहित प्रतिबद्धता है तो मनुष्य मात्र के प्रति है। वहीं उन्होंने दूसरी ओर आमने सामने के लिए लिखा, कवि द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अब तक स्पष्ट हो चुका है, तो भी यह वह विचारधारा है जो मनुष्य को बाकी सबसे सभी राष्ट्रों से ऊपर स्थापित करती है। वह खुद को अछूतों के साथ हो रहे भेदभाव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अश्वेत लोगों के विरुद्ध
श्वेत लोगों के नस्लवाद को भी निशाना बनाता है। इस तरह कुंवर नारायण बड़े सांचे, बड़े फ्रेम के कवि हैं। उनके यहाँ संघर्ष और तकलीफ को किसी वाद या विचारधारा के घेरे में नहीं रखा गया है। विष्णु खरे ने लिखा है, हिंदी कविता में बौद्धिक तथा अनास्था के कई रूप हैं, जिनमें से एक कविता का, दूसरा श्रीकांत वर्मा कैलाश वाजपेयी की कविता का, तीसरा आत्मदया से भरे लघु मानववाद का तथा चौथा जुझारू वामपंथ का है। इन चार तरह की कविताओं के अतिवाद से अपने को बचाए रखना और तब भी अपनी कविता सुरक्षित रख पाना कुंवर नारायण सरीखे विरले, सजग, समर्थ तथा सच्चे कवि के ही बूते की बात थी। उनकी कविता दुखद रूप से एक जागरूक व्यक्ति की कविता है, जो चाह कर भी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता है। कुंवर नारायण की कविता की विवेचना किसी खास ढर्रे से संभव नहीं। उन्हें देखने की कई दृष्टियां हैं, क्योंकि उनकी कविता का स्पंदन क्षेत्र एक बृहद विश्व दृष्टि से निर्मित है और निश्चित रूप से उसके निर्माण में भारतीय चिंतन परंपरा एवं दर्शन की भूमिका अग्रणी है। इसी विशेष संवेदना में उचित होने की मशक्कत में उनकी कविताओं ने हिंदी की काव्य चेतना के समकालीन फलक को भी विस्तृत कर दिया है। अशोक वाजपेयी लिखते हैं, एक निरंतर क्रूर हिंस्र होते समाज में यह हाशिए पर से दुनिया को भरी नज़र से देखने की कोशिश करती कविता है। आज जिन सरोकारों का बोलबाला है उसमें राजनीति का वर्चस्व है, सामाजिक बोध की तूती बोल रही है। इन सरोकारों में नैतिक चेतना की जगह कहाँ बची है? 20वीं सदी राजनीति की सदी है, नीति की नहीं। कुंवर नारायण को राजनीति से गुरेज नहीं, पर वे राजनीतिक सच्चाई के नैतिक आशय को विन्यस्त करने की चेष्टा करते हैं। एक कवि की कविता दरअसल दुनिया क्या है और उसे कैसी होनी चाहिए के बीच में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हरीश त्रिवेदी भूल चूक लेनी देनी कविता को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिसमें उन्होंने व्यापार के घिसे पिटे चौकस मुहावरे में उदात्त मानवीय मूल्यों की सांस फूंकी है। विश्वास बनाए रखना, कभी बंद नहीं होंगे दुनिया में ईमान के खाते। कुंवर नारायण अनास्था से भरी दुनिया में भी आस्था पर भरोसा रखने वाले कवि हैं। यह कवि आलोचकों की निगाह में मिथक, पुराण और दर्शन का ही कवि नहीं, बल्कि आम आदमी के संघर्ष और उनके जीवन पर भरोसा रखने वाला कवि है। संभवतः इसी आशय से प्रयाग शुक्ल ने लिखा है। वे लिखते हैं, कविताओं के स्वभाव में कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं है, उसमें बेचैनी है, एक तीव्र खोजी वृत्ति भी और अनुभवों के उत्ताल तरंगों का सामना करने की इच्छा और कर्म शक्ति भी भरपूर मात्रा में है, पर एक गहरा धीरज भी है। निजी और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों को मुद्दों और मुकदमों के रूप में पेश करती हुई कोई दूसरा नहीं कि बहुतेरी कविताएं विट और ह्यूमर का भी विलक्षण इस्तेमाल करती हैं तथा और भी सनक गई और जटिल हो गई दुनिया की सनकी हुई चीज़ों पर मर्म भरी टिप्पणी करती हैं। इन दिनों जो सन 2002 में प्रकाशित हुआ था, इन दिनों संग्रह हमारी समकालीन रचनाशीलता की सर्वोत्तम उपलब्धि है। भूमंडलीकरण के बाद भारत जिस हिसाब से बदला है, उसमें जीवन एक तरह से बाजार की जरूरत भर बनकर रह गया है। कभी इस बाजार में खुद को बहुत अकेला पाता है, मगर और एक खुशी कुछ कुछ सुकरात की तरह कि इतनी ढेर सी चीज़ें जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जैसी पंक्तियाँ लोलुप जीवन की नैतिक धुरी को ही ध्वस्त करती हैं। कवि के पास वही दृष्टि है जो मध्यकाल के आधुनिक कवि कबीर के पास थी। कबीर माया पापणी भर भर मारे बाण। कुंवर नारायण परंपरा के चिंतन को 21वीं सदी में खींच लाते हैं। बाजार से भय है और यह वैसा ही है जैसे हिंसा का, दुर्घटना का या असुरक्षा का भय होता है। यह धीरे धीरे जीवन के सामान्य परिवेश में विकसित हुआ है।
इसलिए नित्य हो रहे बाहरी परिवर्तन को लेकर कवि सशंकित है। इसी संग्रह की एक कविता है, वे भीड़ नहीं हम हैं, जिसमें कवि देख लेता है, लगता है कोई भीषण दुर्व्यवस्था हमारी रक्षा कर रही है। यह केवल भाषा का श्लेष नहीं बल्कि जीवन स्थितियों का भी अद्वैत है जो खतरनाक है। कुंवर नारायण मुक्तिबोध की तरह भले ही भयानक खबरों के कवि नहीं हैं, पर उनकी कविता में भयावह स्थितियां भी कम नहीं हैं। निष्कर्षतः उनकी कविता के बारे में कहा जा सकता है कि कवि को उसकी समग्रता में ही समझा जा सकता है। कुंवर नारायण की कविता की चेतना एक रेखीय नहीं है। इस चेतना में इतिहास, पुराण, मिथक, परंपरा, संघर्ष और आधुनिकता बोध के मिश्रण से एक विशेष सौंदर्य आकार लेने के लिए छटपटाता रहता है। आलोचकों ने, चाहे वे किसी भी विचारधारा से संबद्ध हों, उनकी इस काव्य चेतना की विशेषता को पकड़ने का प्रयास किया है। वास्तव में कुंवर नारायण की कविताएं सभ्यता संतुलन के लिए चौकस रागात्मक काव्याभिव्यक्ति हैं। कविता में यदि संघर्ष है तो इस बोध के साथ कि यह अकेले का नहीं है। उनकी कविताओं के सौंदर्य को आलोचकों ने अपनी अपनी आँखों कई तरह से देखा है, लेकिन कुंवर नारायण की काव्य विशेषता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इसीलिए वे इतने बड़े कवि हैं। धन्यवाद।